शुरू करें क्या? जी जी। आज प्रेस के लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा है। अरे तुम्हारे तुमसे महत्वपूर्ण फोन आई। मैं प्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज संडे के दिन आपको तकलीफ दी है मैंने। हालांकि आपको सब जानकारी है किस संबंध में हम और आप लोग बैठे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी। क्या हो गया? तो देखिए तुम्हारा कैमरा कहाँ लगा लिया? नहीं, सबका है सर, सबका है। कौन सा चैनल है जो गलत लगा लिया? सर। कौन सा चैनल है भाई? मैंने आपका JK 24x7 भाई दिखाते रहना, आपका भला सरकार होने पर होगा। मैं फिर एक बार शुरू करता हूं कि प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आपको बुलाया, संडे के दिन। मैंने कई मौकों पर कहा जब आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे, उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ED, CBI और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थी जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ED, CBI या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है। और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। जनता ने मन बनाया है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और इनसे ज्यादा अनुपयोगी कोई हो नहीं सकता था जिसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। ये अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं। इन्होंने इतना नुकसान किया उत्तर प्रदेश की जिसकी आपकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गृह राज्य मंत्री टैनी, कौन नहीं जानता उन पे आरोप क्या है। गृह राज्य मंत्री टैनी, उन पे क्या आरोप है
क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है। लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ कौन नहीं जानता? और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को? उन्हें वादा किया गया था कि आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। उन्हें अगर मंच पे भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पे चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। दिन रात लगे रहे उसमें कि ये खबर न चल जाए। बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से कोशिश करते रहे, दिल्ली तक दबाव बनाया कि ये खबरें न चल जाएं कि किस तरीके के निषाद समाज वहां पर अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। ये अनुपयोगी सरकार और कर भी क्या सकती थी? अनुपयोगी सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? याद कीजिए जिस समय सरकार बनी थी इनकी, इन्होंने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास दिलवाया था। गंगा जल को पूरे मुख्यमंत्री आवास में छिड़कवाया था। कभी किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया होगा जैसे ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। पूरे के पूरे मुख्यमंत्री आवास में गंगा जल से छिड़काने का काम हुआ था। और जब मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके घरों में वो रह नहीं सकते हैं। उस समय मुझे याद है कि नेताजी इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। जब मेरी जानकारी में ये बात आई तो मैंने उस समय भी रोका था नेताजी को कि आप मत जाइए इस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन नेताजी को क्योंकि पॉलिटिकल शिष्टाचार में उन्हें लगा कि शायद ये घर हमारे जो लीड ऑपोजिशन हैं उनके नाम पर आवंटित हो जाएगा, तो हम जब तक अपने घर नहीं बना पाएंगे, रहने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तब तक रह पाएंगे। लेकिन मुझे याद है जैसे ही नेताजी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं, उन्होंने दस्तखत कर करके और तुरंत नोटिस देकर के तुरंत घर खाली कराया जाए। ये अनुपयोगी सरकार। और कैसे कोई भूल सकता है कि सरकार बनते ही एक कुदाल मंत्री को निकाल दिया था इन्होंने। वो जहां जाते थे कुदाल लेकर के जाते थे। जेपी नाइसी में कुदाल लेकर के गए, जो पुराना हेरिटेज एरिया डेवलप हुआ था वहां कुदाल लेकर के गए, कुदाल चलाते थे, खुद जांच करने जाते थे। और उन्होंने कहा कि ये बताइए इतना ऊंचा हेलीपैड क्यों बन गया? जब उन्होंने जेपी नाइसी की ऊंची बिल्डिंग पर देखा कि यहां पर हेलीपैड बन गया है, हेलीपैड बना हुआ है, तो उन्होंने कहा ये डिजाइन रॉन्ग है, ये किसकी सूझबूझ है कि इसमें बन गया है हेलीपैड। और याद कीजिए जब उन्होंने कुदाल चलाई थी हेरिटेज एरिया पर, तो कुदाल पत्थर नहीं तोड़ पाई थी। जांच के बाद जांच, जांच के बाद जांच, उसके बाद जो ठेकेदार थे उन्हें अपने दल में ले लिया। और जांच चली रही है, लेकिन अभी भी वो जेपी नाइसी अभी पूरी नहीं हुई है। इसी तरह एक्सप्रेस वे का कोई किलोमीटर नहीं बचा जिसको खोदा न गया हो। कोई किलोमीटर नहीं बचा जहां पर खोद करके न देखा गया हो। इस अनुपयोगी सरकार ने
सभी तहसीलों के कागज निकलवा करके देखे, सब तहसीलें चेक करने की रजिस्ट्रियां हुई है कि किसके नाम पे हुई है। क्या मिला अनुपयोगी सरकार को? और यही रिवर फ्रंट, एक रंगी लोग क्या जाने जीवन में रंग का क्या महत्व है। ये नदी का किनारा, गोमती फ्रंट, जिसमें रोशनी होती थी शाम को, ठेले लगते थे, कारोबार होता था, लोग आइसक्रीम खाने जाते थे, घूमते थे। लेकिन क्या की? जांच कर दी। और जांच पे क्या नहीं किया? ईडी, सीबीआई और जो कुछ हो सकता है सरकार पिछले 4.5 साल से कर रही है। गोमती साफ नहीं हो पाई। 900 मीटर केवल अगर बन जाता, 900 मीटर अगर नालों को न जाने दिया जाता तो आज लखनऊ शहर में गोमती साफ बह रही होती। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने डुबकी नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं जो नदी हिंडन है वो गंदी है, जो नदी गोमती है वो गंदी है, यमुना नदी गंदी है, और जितनी भी सहायक नदियां जो जुड़ रही गंगा में, उन गंगा की नदियों में किसी की सफाई नहीं की गई। गंगा, मां गंगा के नाम पर जितना पैसा आया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम किया। कौन भूल जाएगा गोरखपुर की वो दुकानें टूटना? मुख्यमंत्री ने, अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कागजों में कब सरकारी रोड इनकी दुकान बन गई और उसका मुआवजा उठा लिया। नई सड़क बना ली, नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और मुआवजा कितना उठाया सरकार ने? कम से कम सरकार को बताना चाहिए कि अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने अपनी दुकानें तोड़ करके, जो कभी सरकारी जमीन पे बनी थी, उस जमीन को कागजों पे इधर उधर कर करके कितना मुआवजा मुख्यमंत्री अनुपयोगी ने उठाया है। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी बनी है वो कभी तालाब था, वेटलैंड थी। आखिरकार किस कानून के अंदर लोगों पर दबाव बना करके वो पूरी वेटलैंड की जमीन, पूरी तालाब की जमीन को अपनी यूनिवर्सिटी में कब्जा कर लिया। इसलिए मुख्यमंत्री अनुपयोगी, याद रखें, सरकार जाने वाली है। और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। हम लोग तो केवल एक माध्यम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश से अनुपयोगी सरकार हटाई जाएगी। और अनुपयोगी सरकार की एक घटना नहीं है, एक किस्सा नहीं है, एक जगह का नहीं है। लखीमपुर जैसी घटना कोई सोच नहीं सकता था, इन्हीं अनुपयोगी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए हैं। हाथरस की बेटी का अपमान और पेट्रोल डाल करके जलवा देना, यह अनुपयोगी सरकार का काम है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो ये अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए, वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर दिया। वो कौन भूल जाएगा अनुपयोगी सरकार के मुख्यमंत्री अनुपयोगी के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार करने आया था, घूमने आया था, वहां पर पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। अनुपयोगी वो है जो छुट्टा जानवर तक नहीं रोक पा रहा। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं,
इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। अगर कहीं कोई पता मिल गया हुआ वहां पहुंच गए हैं। अब सुनने में आया है कि एक बड़े नाथ संप्रदाय के साधु थे कर्नाटक के, हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई बराबर की थी। हमें नहीं पता था कि कभी नाथ संप्रदाय के इन दो गुटों में झगड़ा था किसी जमाने में, मठ को कब्जा करने को लेकर के। वो तो कभी हमसे मिल गए होंगे, किसी एक साधारण व्यक्ति ने मिला दिया होगा मुझे। उस साधारण आदमी के यहां इनकम टैक्स बेबीलोन में पहुंच गई टीम। एक हमारी पार्टी का काम व्हाट्सएप का कर रहा है। अरे व्हाट्सएप पे तुमने कितना झूठ फैलाया है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुमने गाय कटी दिखाई, तुमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। तुमसे बड़ी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कोई नहीं चला रहा। ये केवल व्हाट्सएप का काम करना चाहता था। उसे तो अभी पैसा ही नहीं भुगतान हुआ, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे वो जानते हैं, अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाए, भाग जाए देख करके। और अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को, तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना है, स्मार्टफोन के अंदर चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भाग जाए तो बताना मुझको। तो उसके यहां इनकम टैक्स, यहां पर आप लोगों का, हम लोगों का साफ सफाई का, कार्यालय के इंतजाम को देखने वाला। और फिर ओएसडी कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है, जो भी सहयोगी मुख्यमंत्री का होता है उसको बना दिया जाता है ओएसडी। उसके घर पे छापा, टाइल्स तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है, अभी पुलिस बैठी है वहां पर। ये मैंने आपको एक बार इशारा किया था, याद कीजिए आपको, और एक मैंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि कन्नौज के चुनाव को हराने के लिए मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, पुलिस का कप्तान कन्नौज का किस जाति का था, कानपुर में उस समय अधिकारी किस जाति का था, डीजीपी किस जाति का था। ये चारों मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके साजिश कर करके कन्नौज का चुनाव हराने का काम किया था। मैं जानना चाहता हूं, जो जाति के आधार पर बात करते हैं, ये चारों किस जाति के लोग थे, किस जाति से संबंध रखते थे चारों लोग, हमें कोई बताए। ये चारों के चारों अधिकारी किस जाति के थे। इसलिए ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर रहे हैं, कितने भी षड्यंत्र कर रहे हैं, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय निषाद ने पहले कहा कि हम जो है उनका वीडियो दिखा दो अगर किसी के पास हो। अगर संजय निषाद जी वाला, एक बार संजय निषाद जी वाला वीडियो चलवाइए। ये दिल्ली से फोन का कमाल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात वीडियो देख लो, उसके बाद सवाल पूछिएगा। जिस टाइम पर रेड हुई है, ये टाइमिंग जो है वोटों का नुकसान करेगी, निश्चित रूप से खराब है। ये रेड 6 महीने पहले, 1 साल पहले पड़ना चाहिए। आखिर वो एक दिन में तो नहीं खराब हुआ ना, एक दिन में तो नहीं वो अपराधी है गलत रास्ते में। उनके वहां फाइल, वो तो आज अगर व्यापार कर रहा है, अवैध पैसा रखा है, तो 2, 4, 5, 10 साल से पहले होगा। कहाँ इनकी खुद एजेंसी थी, कहाँ इनके अधिकारी थे। ये 1 साल 1.5 साल पहले रेड डालते, वो गुस्सा लगवा देते हैं। उनके नात रिश्तेदार, उनके वर्ग के लोग गुस्से में आ जाए, अब सरकार के खिलाफ लोग वोट डालते। तो ये अधिकारी भी मान के चलो कि सरकार के खिलाफ निगेटिव वोट पैदा कर रहे हैं, निगेटिव प्रचार करके ऐसे अधिकारी ऐसे गलत समय पर डाल, इस समय जो हुआ इससे नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा। कुछ उनके बिरादरी के लोग गुस्से में आएंगे। हम कहते हैं कि गलत क्या है, सही क्या हो, कोर्ट फैसला करती है। रेड डाल देना, किसी को पकड़ के बंद कर देना, ये तुरंत उसको आने स्पॉट पर अधिकारियों का कारनामा, निश्चित रूप से अधिकारी ऐसे हैं जो गलत कारनामे कर रहे हैं। इनकम टैक्स वाला कुछ लोगों का जो सोसाइटी के छापे पड़े हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ।
ऐसे जो भी कानून भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई उनका समर्थन करता हूँ। ये वही भ्रष्टाचारी है जो पिछली सरकारों के द्वारा समर्थन पाते हैं। कानून के राज में हम कानून का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी किसानों को गलत वक्त अत्याचार प्रयोग करते हैं। ऐसे कार्रवाई पर हम इंसान पार्टी सरकार का समर्थन करती है। और एक चैनल ने हमारे कुछ बयान को तो उनको और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। जो ये अधिकारी पॉलिटिकल टूल बन के काम कर रहे हैं, उनको क्या नहीं पता है कि चुनाव आएगी, दूसरी सरकारें होंगी, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से है क्या? क्योंकि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। उनका आप फुल फॉर्म जानते हो आप? IAS। देखिए जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इंडिविजुअल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त पे भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। किसके इशारे पर अध्यक्ष जी फोन रिकॉर्ड करा? अनुपयोगी सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री। सर ये निष्ठा का हनन नहीं है किसी की इस तरह दूसरी बात सुन लेना। इस सरकार को कानून कौन मानता है? कमरे में जाकर के आप जांच करो, क्या सुविधा का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा, उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिसपे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है। पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो फोन है वो टैप किए जा रहे हैं, सबको सुना जा रहा है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम सब जो फोन यूज आप अपना परिचय दे तो अच्छा रहेगा पहले। मेरा नाम निधि विनोदिया है, मैं फुटकर न्यूज से। ये मैंने सुनी नहीं है न्यूज को। सर हमारा पोर्टल न्यूज है यूट्यूब पर। मैंने सुना नहीं। किसने कहा? ये सच्चाई है। और उसके बाद एसटीएफ का नोटिस उनको चला गया था कि आप ये बहुत पुराना इशू है, आप इसको कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की बात है तो समय आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाती है, क्या आप उनसे लड़ने के लिए आप भी उसी रास्ते पे चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है, जनता को धोखा दिया है, और जनता को जो धोखा मिला है, जो वादे जुमले निकले, हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहां है? जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए, हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए।
क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाजवादी ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया है। सर, आप अपनी विजय रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से बीजेपी ने भी अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। सारे केंद्रीय मंत्री उसमें जुट गए। क्या लगता है कि कितना डोमिनेट करेगी आपके विजय रथ यात्रा? ये पता नहीं किसने रथ बना लिया इन्होंने। ये रथ क्या है इनके? ट्रक को या बस को ढक लिया होगा। ये केवल दिखावी रथ हैं। जनता ने मन बनाया है कि महंगाई के खिलाफ, नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ मन बनाया है, किसान खाद को लेकर के मन बनाए बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जो मुकदमे वापस लिए गए तो क्या खोले जाएंगे आपकी सरकार? ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से छापे डाले गए थे चुनाव के दौरान। पश्चिम बंगाल में सरकार थी, सरकार बनाने के लिए छापे पड़ रहे थे। यहां अपनी सरकार बचाने के लिए छापे पड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, हर जिले में सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है। क्या संगठन स्तर पर उनका ध्यान? अब पूरे कार्यकर्ताओं से हमारी उम्मीद है और वो लगे हुए हैं कि अपने अपने बूथ जिताएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि आपके जो जाने वाले हैं या जो आपके साथ काम करते हैं वो क्या छापे पड़ रहे हैं? चुनाव जैसे नजदीक आएंगे छापे और पड़ेंगे, और कहीं आपको लगता है कि आप भी उनके निशाने पे हैं? कितना अच्छा सवाल पूछा कि हम हैं निशाने पे क्या नहीं है। अरे हम ही तो निशाने पे हैं। कमाल है आप भी। अरे वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम नहीं कर रहे होते तो उनके यहाँ कौन छापा मारता? हमसे अगर परिचय न होता तो कौन छापा मारता? अरे हमसे आप दोस्ती बढ़ा लो, न छापा पड़े आप क्या, तो बताइएगा। और जैसे ही सीटों को लेकर फॉर्मूला नहीं बता रहे, नहीं, सीटों गठबंधन कर रहे हैं। ये समय अभी गठबंधन का नहीं है। अभी आपने सुना दिल्ली से फोन आया, गठबंधन की भाषा बदल गई। और मैं आपसे कह रहा हूं जैसे ही शुभ दिन आएंगे, ये सरकार डरी हुई है। सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बचाना चाहती है। अभी 2 विधायक मास्क लगा के आगे पार्टी कार्यालय में। हमने कहा जल्दी जाओ नहीं तो छापा पड़ जाएगा तुम्हारे पे भी। पूछिए, लगाए थे मास्क? तो ये कई मंत्री, कई विधायक आना चाहते हैं। ये अपनी पार्टी उनकी ना टूट जाए, इसलिए भी डरा रहे हैं कि हाँ विपक्षी लोग छापा मारेंगे। क्या ये हमें नहीं पता? इसी हॉल में एक LIU का अधिकारी बैठा था, इसी हॉल में हमने शिकायत की, बताओ क्या कार्रवाई हुई? वो एक पत्रकार बनकर आया था यहाँ पर, इसी हॉल में, यहीं पर। नहीं, अभी तो दूसरे तरीके से होंगे, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और ये छापे और इस तरह का डर भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि जनता के लिए कोई काम नहीं किया, संकल्प पत्र को नहीं किया पूरा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कि ये जो सरकार है 4.5 साल में लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, गोकशी और सीए प्रदर्शन के नाम पे हजारों लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी भुला दिया है। मैं राजीव राजी से कहूंगा कि अपनी बात कहें। बाबू थोड़ा सा नीचे कर दो, दबा दो। आदरणीय अध्यक्ष की अनुमति से जो उसमें गुजरी है और गुजर रही है और क्यों गुजर रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। कल सुबह 7 बजे नेता के भेष में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी
लगभग 15-16 अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरे दरवाजा खुलवाए, सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए मऊ में। और उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया, परिचय करके मेरा फोन सीज कर लिया और फिर मुझे नोटिस दिया। मेरे बेंगलोर का कॉलेज का है, तो बोले कि बेंगलोर के भी सारे संस्थानों में चल रहा है। और तो और आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 4-5 दिन से आ रहे थे, अनिल कुमार पांडे। सबसे पहले टारगेट अनिल कुमार पांडे कौन है, कल आपसे फोन पे बात किए थे। और जो बात आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही और पूछी जो मैंने फोन पर ही किया था। आप सीडीआर से ही तो पता कर सकते हो कि किसने कब किसको कहां फोन किया था, लेकिन जब तक फोन रिकॉर्डिंग नहीं है मैंने क्या बात किया था आप तो नहीं बता सकते हो। और मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ और इनके नेता गायब हो गए मेरे मऊ से, तो मैंने पुलिस के साथ मिलकर अन्नपूर्णा बैंक बनाकर पुलिस और अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचवाया। मलेशिया के बच्चे उसी दौरान लॉकडाउन में, मऊ के बच्चे मलेशिया में फंस गए थे, 15 बच्चे। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैंने बात किया और आपकी प्रेरणा से जब भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो मैंने उस लॉकडाउन में स्पेशल प्लेन से बच्चों को मऊ बुलाया था। बाढ़ आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर फोटो खिंचवाते हैं और हम लोग समाजवादी जाकर वहां अनाज बांटते हैं। अभी मऊ में बच्चे जितने मर गए सबको मैंने गोद ले रखा है। तो उनका सवाल ये था कि आप कहां से करते हैं, किससे करते हैं, कौन से खाते से करते हैं। और जब जात की बात आ रही थी तो मुझे भी याद आया कि दुर्भाग्य से मैं भी उसी जात का हूं जिस जात का बीएचयू से एमटेक, बहुत पढ़ा लिखा और समझदार आदरणीय मनोज सिन्हा जी विश्वनाथ मंदिर में पूजा दर्शन कर रहे थे और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। आदरणीय AK शर्मा जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ दशकों तक रहे, उनको यहाँ भेजकर पैदल कर दिया गया। तो पूर्वांचल में सिर्फ राजीव राय ही क्यों? क्या मैं ही सबसे बड़ा हूं? तो मेरा दुर्भाग्य भी है कि शायद मैं उस जात से आता हूं जिस जात को योगी जी और ये सरकार पसंद नहीं करते हैं। मैं लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा से मेरा इनकम टैक्स फाइल होता है, मेरा व्यक्तिगत इनकम टैक्स भी फाइल होता है, मेरे सारे स्कूल और कॉलेजों में भी इनकम टैक्स फाइल होता है। हर साल टैक्स देते हैं, हर साल वही इनकम टैक्स क्लियरेंस देता है। अगर कहीं उनको कोई डाउट था तो मुझे नोटिस देते, असेसमेंट में भेजते, मुझसे पूछताछ करते। 2 घंटे के सवाल के लिए मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को रात तक मैं कहूंगा कि बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें मेरी माँ जो इलाज कराने गई है बेंगलोर में, कार्डियक पेशेंट है, बार बार कहने के बावजूद जो अधिकारी आए थे निश्चित रूप से कोई तो व्यवहार नहीं किए। मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब उनके पास कुछ और पूछने के लिए हो जाता था और बोलते थे कि अब वाइंड अप करो, तो बाहर जाते थे, कोई इंस्ट्रक्शन आता था और किसी न किसी बहाने से वो नहीं उठते थे सिवाय टार्चर करने का। मैं एक घटना सुनाऊंगा। कल हमारे यहाँ CO थे एक मिश्रा जी, जो पुलिस की व्यवस्था देख रहे थे, PSC तक बुला ली गई थी। उनसे भी वो अधिकारी बार बार बोले थे, क्योंकि सुबह 7 बजे PSC या पुलिस के सिपाही आ गए थे और अभी 2 घंटे में छोड़ दे रहे हैं, आधा घंटा में छोड़ दे रहे हैं। उधर जब रात को 11 बजे अध्यक्ष जी पुलिस ने बगावत करना शुरू किया तो CO आगे इनकम टैक्स अधिकारी पर फट पड़े कि आप क्या कर रहे हैं, अगर रखना है तो रहिए। हर 2 घंटे में किसी से पूछ कर आते हैं, बोलते हैं कि अभी हर 2 घंटे में तो आप अपने अधिकारी से पूछ रहे हैं, तो मैं भी अपने अधिकारी से पूछ कर पुलिस ले जा रहा हूं, फिर झेलिएगा। ऐसी नौबत आ गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो अदृश्य शक्ति कौन है जहां से बार बार ऊपर वाले के यहां से फोन आ रहा था। साथियों, हम समाजवादी सिपाही हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे बगल में बैठे हैं। न डरेंगे न झुकेंगे, लेकिन अपने समाज के लोगों से भी याद दिलाना चाहूंगा कि मनोज सिन्हा, AK शर्मा, राजीव राय कब आत्मचिंतन और साहस करोगे। धन्यवाद। राजीव जी, 17,500 रुपए की ब्लैक मनी भी मिली थी आपके पास? मेरे नहीं 100 रुपया कम मत करो। 17,600 मेरे पास थे और मेरे 4 स्टाफ थे, सबका मिला के 50,000। तो टोटल अगर जोड़ोगे तो मेरे ख्याल से 76,000 60,000 था, 76,600 रुपये थे। और बेचारे ले नहीं जा सके शर्म के मारे, तो मुझसे दस्तखत करा के, और मैंने किसी चैनलों पर कुछ और बातें देखा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो सारा 5 आदमी मिलाकर 76,600 है, जिसमें मेरा 17,600 है।
जिन्होंने मेरे पद से निकाला था। कि आप कोई कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? अभी उन्होंने नोटिस भेजा है, मुझे समन किया है, मेरे रिश्तेदारों के घर भी गए, मेरे स्टाफ के घर गए, मेरे बेंगलोर वाले आवास पे गए हैं और वहां से भी उन्होंने लिया है, कुछ मिला नहीं है उन्हें। लेकिन निसंदेह रूप से वो खाली चेहरा दिखाने तो नहीं आए थे, उनका पूरा जब जो मुझसे क्वेश्चन पूछे और जिस पर मेरे से दस्तखत कराए क्वेश्चन के जो जवाब मैं आंसर दे रहा था, जब उसकी मैंने कॉपी मांगी तो बोले नहीं ये कॉपी सब कुछ दिए लेकिन वो कॉपी हम नहीं देंगे, एक आप अलग से एप्लीकेशन दीजिए। क्यों? जब सारे दस्तावेज 3 कॉपी बना रहे हैं और मेरे से दस्तखत करके ले रहे हैं और मुझे कॉपी दे रहे हैं, तो जो आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया उसकी कॉपी मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप छापे की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मानते हैं पूरी तरीके से? अभी भी आपको शक है? मैंने बोला ना। नहीं, हम सवाल पूछ रहे थे, अब भाई हमें ही बता दो कि क्यों छापा पड़ा होगा। सर, अपोजिशन में आरोप रहता है कि कोविड काल में उन्होंने कुछ किया नहीं, बार-बार मुख्यमंत्री बार-बार बोलते हैं, तो बहुत बेहतर जवाब उन्होंने दिया कि कोविड काल में आखिर किया क्या अपोजिशन ने, किस तरह से मदद की? सर मैं मलेशिया से, अभी रिकॉर्ड पर है, जब आपकी एम्बेसी और विदेश मंत्रालय जवाब नहीं दे रहा था तो कुछ पत्रकार साथियों की मदद से अंत में एम्बेसी ने बोल दिया, हाई कमिश्नर ने बोल दिया, क्योंकि उस समय वो वंदे क्या भारत मिशन चला रहे थे, फ्लाइट से प्रचार कर रहे थे कि हम विदेशों में फंसे हुए लोगों को ले आ रहे हैं। जिस मलेशिया से कुआलालंपुर से दिल्ली का टिकट 8-10 हजार होता है, मैंने 24 हजार रुपया देकर सारे टिकट करवाए। मऊ वाले को तो निकाला ही, एक बच्चा प्रतापगढ़ का था, उसने भी बड़े उम्मीद से प्रतापगढ़ के 2 नेताओं को फोन किया, उन्होंने डांट दिया, तो मुझे लगा 14 बच्चों को अपने बुला रहा हूँ, एक को क्यों छोड़ दूं, उसको भी मैं ही लेकर आया था। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मैं जो अन्नपूर्णा बैंक की बात कर रहा था, पुलिस लाइन में रखकर पुलिस के अधिकारियों के साथ बंटवाया। जो मैंने बच्चों को गोद लिया वो आज भी वही है, और जिस बच्चों को गोद लिया वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर उस घर से घर बनाने में भी पैसे ले लिए, तो फिर डीएम से शिकायत करने के बाद पैसे वापस आए। तो इनकी समस्या यह है कि कुछ करेंगे नहीं, करने वालों को सजा देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग तो समाजवादी हैं। जहां तक मदद की बात है, तो एक बात निकल के आ गई, हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जिन लोगों ने भी फोन किया और जितने भी हम लोग अपने संसाधन से मदद कर सकते थे, केवल समाजवादी पार्टी ने नहीं बल्कि तमाम एनजीओ और आम लोगों ने भी लोगों की मदद की। मुझे याद है चेन्नई में उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे थे, उनको निकालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बेंगलोर से लेकर के आए, एक बच्चा जो रशिया के पास कोई कंट्री है वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो नहीं आ पा रहा था भारत, तो उसका वहां किसी कंट्री का है, तो पूरा फीस उसकी टिकट का इंतजाम और उस समय कैसे वापस लाया जाए वो भी इंतजाम समाजवादी ने किया। सबसे ज्यादा आगे बढ़कर के मदद करने का काम समाजवादी ने किया। उस समय की तस्वीरें देखी, आप लोग भी फील्ड में थे, बहुत सारे साथी लोग फील्ड में थे, आपने तमाम आम लोगों को देखा मदद करते हुए, और संस्थाएं एनजीओ उन्होंने मदद की। लेकिन सवाल ये जो सरकार पूछ रही है वो सरकार क्या कर रही थी? क्या वो तस्वीर भूल गए? गाजीपुर बॉर्डर से किस तरीके से मजदूर पैदल पैदल चल दिए थे, पूरे रास्ते, जीटी रोड हो चाहे NH2 हो, ये हमारा जो एक्सप्रेस वे हो, सब जगह कोई खाना खिला रहा था तो समाजवादी पार्टी और आम लोग खाना खिला रहे थे, जगह जगह समाजवादी पार्टी के नहीं। लेकिन सरकार बताए क्या कर रही थी? वो जहां सूटकेस में एक बच्चा, मुझे दुख है इस बात का, जितने लोगों की जान गई या जो पैदा हुए या जो गर्भवती माताएं जिनके बच्चे हुए वो मां बनी, उनकी मदद समाजवादी पार्टी ने की, 1-1 लाख की मदद की। मुझे याद है एक ऑटो वाला मुंबई में रहता था और उसकी खबर मैंने जब पढ़ी कि वो परिवार को ऑटो से लेकर के चल दिया मुंबई से, यहीं पर उत्तर प्रदेश में उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके परिवार के काफी सदस्यों की जान चली गई और उसका ऑटो भी बर्बाद हो गया। और वो ऑटो लोन लिया था उसने, उसकी अगर किसी ने मदद की थी खबर पढ़ करके, तो मैंने बंबई के हमारे पार्टी के अध्यक्ष को भेज करके उसकी 2 लाख की मदद करने का काम समाजवादी किया। मुझे याद है वो गर्भवती मां जो पैदल पैदल चल करके आई थी महाराष्ट्र से,
और ललितपुर सीमा पर जब उसके डिलीवरी हो गई, 2 घंटे 3 घंटे उसने इंतजार किया, फिर वो अपने गांव चली गई। जब खबर मैंने पढ़ी तो हमने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वहां भेजा, मदद की उस समय, और बाद में उस मां को 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने दिया। इसी तरह एक नेपाल में से एक परिवार निकला, नेपाल में बॉर्डर सील हो गया, लॉकडाउन लग गया, भारत में लॉकडाउन लग गया, वो बीच में ही परिवार रह गया, वहां बेटा पैदा हुआ, परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन नाम रख दिया। उसकी भी मदद अगर किसी ने की थी तो समाजवादी पार्टी ने राजपाल कश्यप जाकर के उसकी मदद करने का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं, ये विपक्ष से पूछने की विपक्ष क्या था? तुम सरकार से हट जाओ, बता देंगे विपक्ष क्या काम कर सकता है। तुम जैसा अनुपयोगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखा होगा। अखिलेश जी, आप लगातार मुख्यमंत्री जी को अनुपयोगी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, और जो सरकारी आयोजन होते हैं उसके जो विज्ञापन छपते हैं उनमें मुख्यमंत्री जी के साथ एक और चेहरा दिखाया जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनके विषय में आप क्या कहेंगे? शहीद फौजी भाइयों का हक मारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। मिड डे मील में बच्चों के नमक रोटी खिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। मिड डे मील की धांधली को उजागर करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीब बच्चों के मिड डे मील बजट के बड़े बड़े होर्डिंग लगाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना बिजली सप्लाई वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना शौचालय वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना पानी की व्यवस्था वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बिना फर्नीचर वाले स्कूलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कुपोषित बच्चों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। खून की कमी से मरने वाली महिलाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। भूख से मरने वाले लोगों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की काला बाजारी करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अब बीमारी बदल दी उन्होंने, दूसरी बीमारी नाम लिखते जिससे जापानी बुखार ना बोला जाए। कोरोना से मरे लोगों की गंगा में लाशें बहाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना से मरे लोगों की लाशों को रेत में दफन करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गंगा के किनारे दफन की गई लाशों के ऊपर से कफन उतारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। कोरोना से मरे लोगों की हजारों लाखों चिताओं में जलने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने ही वादे से पलटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। रोजगार मांगने वाले नौजवानों पर लाठी चलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेरोजगारी से तंग आकर नौजवानों की आत्महत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेरोजगार नौजवानों द्वारा की गई आत्महत्या के आंकड़े छिपाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा खाली पड़े पदों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रदेश के युवकों को अयोग्य बताकर के नौकरी न देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति के बजट का पैसा काटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। मंत्रियों द्वारा अपने ऊपर लगे मुकदमों को खारिज करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पूरी दुनिया में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बना होगा या किसी स्टेट का हेड जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए हो, उसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री। निर्दोष लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। महिला असुरक्षा में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अपराधी और बलात्कारी नेता मंत्रियों को संरक्षण देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। देश में आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1। विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। धर्म और जाति के नाम पर समाज में नफरत फैलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। गरीबी और कर्ज से तंग आकर किसान आत्महत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छिपाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। दूसरे के काम को अपना काम बताने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। राम नाम जपना पराया माल अपना बताने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। एक सवाल है मेरा, और जो हमारे साथी ने सवाल पूछा है, ये तमाम नंबर 1 क्या दिल्ली वाले नहीं जानते? कम से कम इसी से समझ लेना चाहिए था कि जब डुबकी उनसे लगवा दी, खुद डुबकी नहीं मानी।
इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री अनुपयोगी को पता है कि वहीं से लाश में बह के गई थी। और फिर आप तो तस्वीरें भूल जाते हो कि अभी 4 पहिए की गाड़ी से खुद चल दी और खुद पैदल चले। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया। अभी तो जनता को मौका मिलेगा पैदल करने का। और आप भी जानते हो अंदरूनी इतनी लड़ाई है कि इंजन एक दूसरे में टकरा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है जो बिजली की बातें लंबे भाषण देते हैं कि बिजली में ये कर दिया। मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनाई दिल्ली में, क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ गया? अगर उस समय के जिलाधिकारी प्रांजल ने मुझे न बताया होता तो भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेता का स्वर्गवास हो गया होता। वो भूख हड़ताल में बैठे थे और कह रहे थे कि जब तक वाराणसी में बिजली 24 घंटे नहीं होगी तब तक हम भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। उस समय के जिलाधिकारी ने मुझे बताया, मैंने उसी समय श्याम राव चौधरी जी को बुलाया और लालजी टंडन जी उनके साथ थे। दोनों को बुला करके मैंने उनका अनशन तुड़वाया और कहा कि उसी दिन से 24 घंटे बिजली वाराणसी को देंगे। एक लोग जा चुके हैं, स्वर्गवास हो गया, एक अभी जिंदा है। जो लोग आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं जाकर के उनसे पूछें कि 24 घंटे में बिजली देने का काम किस सरकार ने किया था। और सीबीआई के बाद एक फेक जो फेक वीडियोस है वो भी एक मुद्दा आपके लिए रहेगा। अभी से मीम्स और तमाम अभी आप देखिए ये जनता ने मन बना लिया है। जनता बदलाव चाहती है और जनता ने पूरी ईमानदारी से परिवर्तन का माहौल बना करके मन बना के बैठे हुए हैं। जिस दिन तारीख तय होगी चुनाव की उस दिन आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सपना जीवी हो गए हैं, कल को ये ना कह दें कि ताजमहल कुतुब मीनार भी हमने बनाया। इतना प्यार ताजमहल से कब आ गया इनको? अभी तक तो हमारे शिलान्यास के उद्घाटन कर रहे थे। गंगा एक्सप्रेस वे मायावती जी का स्टेटमेंट नहीं पड़ा उनका, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, बताओ उनका शिलान्यास कर दिया। बताइए, अध्यक्ष जी हमारा एक सवाल है। इनका अपना कोई विजन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि लखनऊ में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 केसेस मिले हैं, जिस तरह से छापेमारी का सिलसिला चुनाव के वक्त शुरू हुआ है योगी सरकार में, आपको क्या लगता है चुनाव की तारीखों को कोविड की आड़ में एक्सटेंड किया जा सकता है? देखिए, ओमिक्रॉन दुनिया में कई जगह पर बहुत फैला है। कई जगह पर सरकारें फैसला ले रही हैं अलग अलग तरीके से और स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं। कई जगह मान लीजिए लंदन ही है, वहां जाने कितने बड़े पैमाने 60-70-80 हजार तक केसेस पहुंच गए हैं। दुनिया के दूसरे स्टेट पहुंचे हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। अभी सबसे बड़ा चीज है अनुपयोगी सरकार को हटाना। बीमारी से ज्यादा जरूरी है कि अनुपयोगी सरकार को हटाए। सवाल ये था कि छापेमारी से क्या फर्क पड़ रहा है? आप पे तो नहीं छापा पड़ रहा। आप अगर सच्ची खबर दिखा दोगे तो छापा पड़ सकता है। मैं कहूंगा कि आप कोई ऐसी बात ट्वीट कर दो ईमानदारी से, सही बात, तो अभी हमें जेल में मिलने जाना पड़ेगा। वहां टेस्ट होकर ही जेल भेजा जाएगा, RT-PCR आपका हो जाएगा तो पता लग जाएगा ओमिक्रॉन हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अपने बूथ की तैयारी करें, बूथ पे जिताने का काम समाजवादी पार्टी करे और जनता का सहयोग लेकर के आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाए। फिर पीसी होगा। चलिए सर, धन्यवाद। भारत क्या बताऊं मैं आपको, हो सकता है इनके भी छापा पड़े, लेकिन इनकी मदद आप ही करना। बीजेपी को हराना है, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम से कैसे? ये बातें अब नहीं होनी चाहिए इस समय। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमारे लिए मुख्य है और जनता पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए, इसलिए बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत करिए। और ये जो सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या
हमारे समाजवादी विजय रथ की रफ्तार तो नहीं कम होगी, रफ्तार और बढ़ेगी, साइकिल और तेजी से भागेगी। समाजवादी लोग घबराने वाले लोग नहीं है। सर, कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर के कोविड काल में आपने सलाह दिया था बीजेपी को, और आखिरकार बीजेपी ने वहां पर तमाम सुविधाएं की। इसके बाद आज भी आप कोई सलाह देंगे बीजेपी को? सरकार से चले जाएं, हट जाएं, तुरंत हट जाएं सरकार से। क्या मानेंगे वो हमारी बात? तो उस समय मान लिया था ना, तो मान लिया, भी तुरंत चले जाएं, हट जाएं सरकार से। अखिलेश जी, फोन टैपिंग को लेकर अगर आपने सेंशन दिया था तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई ऐसा आदेश? आप अपना परिचय दीजिए पहले। पारुल केशवानी सर, अनादि की सीधा। मेरी आपसे एक मदद है, चाहिए कि कृपा कर करके, हम सरकारी कागजों में नहीं घुस पाएंगे, कुछ कागज हैं वो भिजवा देंगे आपको। आप वहां पर पूछिए जाकर के कि बताइए जमीन सबसे पहले किसने लेना शुरू किया था और किसकी कैबिनेट से पास हुआ था। सब चीज जानते हुए भी सवाल पूछते हैं, सब जानते हुए भी कुछ लोग सवाल पूछा करते हैं। और उसके बाद ही बजट दिया, वहाँ शौचालय नहीं था, शौचालय बनाया सबसे पहले, वो भी शौचालय तोड़ दिया। विजय रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, आपने मैनपुरी से एटा क्या सिपाही इस विजय रथ यात्रा में? अरे पहले समाजवादी पार्टी में विजय रथ तो हो जाए। ये जो भी गठबंधन के सहयोगी हैं, क्षेत्रीय दल, उनको और उनसे जो बातचीत हुई है, वो जिम्मेदारियां मिली हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने संगठन को चुनाव में लगाने की। ये राशन अभी नाम नहीं जोड़े गए। ये हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा साथी, पूछिए। हाँ, ये ठीक सवाल है। नहीं, आप नहीं, इनका राशन फ्री में राशन बांट रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले राशन न मिलने से लोग बवाल कर रहे हैं, वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये राशन जो बंट रहा है, पहले सरकार ने कहा कि नवंबर तक देंगे, फिर सरकार ने कहा कि मार्च तक देंगे, तो आखिरकार सरकार ये बताए कि केवल चुनाव तक देगी और चुनाव के बाद क्या देंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबों को पौष्टिक खाना और पौष्टिक राशन, अगर घी, दूध या सरसों का तेल उपलब्ध कराना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में उन गरीबों को दिया जाएगा। जो ये रिफाइंड मिल रहा है, ये सरसों का तेल नहीं है, ये मिलावट वाला है। ये गरीब के लिए पौष्टिक तेल नहीं है खाने के लिए। ये फर्क है समाजवादी पार्टी और इनके में फर्क में, कि ये समाजवादी पार्टी ने जब गरीबों को बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट के माध्यम से खाना दिया था, दाल दी थी, आलू दिए थे, चावल दिए थे, आटा दिया था, घी दिया था 1 किलो, सरसों का तेल 2 किलो दिया था, मिल्क पाउडर 1 किलो दिया था, तो ये समाजवादी पैकेट था। चीनी थी, चाय, मतलब तमाम नमक, हल्दी सब कुछ दे दिया था, ये समाजवादी पैकेट था। अरे दिल्ली सरकार है, यूपी सरकार है और गरीबों को पौष्टिक खाना नहीं दे रहे, पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सवाल ये है कि पौष्टिक होगा कि नहीं होगा, ये तो बस ऐसे ही दे दे रहे हैं और रिफाइंड से बीमारी होगी। ये सरसों का तेल खत्म करने की साजिश है, जिससे कि पूरे देश में अडानी का तेल खरीदे लोग। अभी तक तो एयरपोर्ट का दुख था तुम्हें। छोटा है, फोटो बड़े। दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश ये कर रही है, सरसों का पहले खरीद नहीं रही, सही कीमत नहीं दे रही है किसानों को, और सरसों अगर नहीं खरीद रहे हैं तो सरसों का तेल जब गरीब खरीद रहा है तो महंगा खरीद रहा है। और ये चाहते हैं कि सरसों का तेल महंगा बिके, जिससे कि अडानी कंपनी को फायदा हो, उसका घटिया रिफाइंड खाने का तेल हम और आप सब खाएं और बाद में बीमार हो, फिर दवाई इनकी बिके। अखिलेश जी, अखिलेश संजय निषाद जी ने लखनऊ में रैली की और तो समाज के लोगों से कहा था कि आरक्षण का ऐलान होगा। आरक्षण का जब ऐलान नहीं हुआ तो उनके लोग नाराज हो गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम करेगी। आज यही सवाल रखिए जो छापा हुआ पड़ रहा है, जिसके यहाँ छापा पड़ रहा हो उससे गुजर रही होगी क्या, हम और आप यहाँ बैठे आराम। फोन टैपिंग का जो एलिगेशन आपने लगाया
क्या एलिगेशन है, सच नहीं है ये? आओ हमसे बात कर लो, कुछ साजिश करो, सरकार के खिलाफ ना उठा लिया जाओ तो कहना हमसे। हमें कहीं नहीं जाना, हमने आपको बता दिया। समय आने पर ऐसे अधिकारी को हिसाब किताब होगा जो रिकॉर्ड कर करके दे रहे हैं। नहीं वो ना मूछों वाले नहीं, एक और है, मूछों वाले के साथ एक और है। इसी प्रकार साथी ने कहा कि मूछों वाला, तो मैंने कहा मूछों वाला नहीं, एक और है मूछों वाले के साथ, उसी टीम का है। जो 4 लोग बैठे थे कमरे में साजिश कर रहे थे, उसी टीम का है। मैनपुरी का रहने वाला है, मैनपुरी का रहने वाला है अधिकारी, वो कर रहा है, वो भी बैठ कर साजिश कर रहा है। अब वो नहीं पता क्या हुआ। महानगर में राहुल बसीर के बाद 30 घंटे से ज्यादा हो गए छापामारी को लेकर। हमारे मित्र बन जाओ तो काफी दिन बैठेंगे पुलिस के लोग तुम्हारे पास। नहीं सरकार आएगी तो खास मित्र बनोगे, फिर अगली बार बैठाया जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रेस के साथियों का।